नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस थ्योरम। बिफोर हेडिंग टू द गॉस थ्योरम वी मस्ट नो व्हाट इज एरिया वेक्टर। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम एरिया वेक्टर, मतलब कि एरिया में हम डायरेक्शन को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे। सपोज कि ये कोई प्लेन है, कोई प्लेनर एरिया एलिमेंट है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा जिसको सपोज हम डीएस लिख रहे हैं, और इस डीएस एरिया एलिमेंट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू दिस प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल जो डायरेक्शन होगी वही इस एरिया की डायरेक्शन होगी, ये डीएस वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं डीएस, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और एन कैप, जहां पर एन कैप क्या बताता है? इस प्लेनर एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन बताता है, और डीएस क्या बताता है? ये इसका एरिया बताता है या फिर मैग्नीट्यूड बताता है। इस डीएस वेक्टर की लेंथ जो होती है, हमने पहले भी बात किया था कि वेक्टर की लेंथ जो है वो क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। सो इस डीएस वेक्टर की लेंथ जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? इस एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द प्लेनर एरिया। अब ये नेसेसरी तो है नहीं कि हम जब गॉस थ्योरम को पढ़ें तो यहाँ पर हम जिस भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डील करें वो हमेशा किसी एक प्लेनर सरफेस पे ही होगा। पॉसिबल है कि वो सिलेंड्रिकल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये भी पॉसिबल है कि वो स्फेरिकल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्जेस। तो उस केस में हम एरिया एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इन केस ऑफ कर्व सरफेस, सपोज कि ये कोई कर्व सरफेस है, इसके लिए अगर हमें प्लेनर एरिया एलिमेंट डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे? इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट से बना हुआ है, कुछ ऐसे एरिया एलिमेंट से बना हुआ है। अगर इसको हम इमेजिन कर लें, सपोज ये हमने एक एरिया एलिमेंट लिया और हमने माना कि इतने ही छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलकर के ये कर्व सरफेस बना हुआ है। उस केस में इस हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को हम एक प्लेनर एरिया कंसिडर कर सकते हैं। ये कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस पर हम एरिया एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने प्लेनर सरफेसेस कंसिडर करिए, इस पे इमेजिन कर लिया कि उन प्लेनर एरिया एलिमेंट से ये कर्व सरफेस बना हुआ है। तो उस केस में ये प्लेनर एरिया का हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा और मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ये कर्व सरफेस ऑब्वियसली किसी क्लोज सरफेस का पार्ट होगा, किसी क्लोज सरफेस का कुछ हिस्सा है ये। उस हिस्से को हमने माना कि ये छोटे छोटे स्मॉल प्लेनर एरिया एलिमेंट से बना हुआ है। नाउ इस प्लेनर एरिया एलिमेंट का एरिया हो जाएगा डीएस, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये क्लोज सरफेस का पार्ट है तो इसके लिए एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है। मतलब इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या होगी इस एरिया एलिमेंट की? आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल तो है ही, लेकिन आउटवर्ड की तरफ होगी, इनवर्ड की तरफ नहीं होगी, मतलब इनटू द क्लोज सरफेस नहीं होगी, हमेशा आउटवर्ड की तरफ होगी, इस तरीके से। सो ये है एन कैप, और इस एरिया एलिमेंट को हमने डीएस लिखा, इसको हम लिख सकते हैं डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस एन कैप। ये डीएस बताता है मैग्नीट्यूड यानी कि एरिया, और एन कैप बताता है डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of forces passing normally through the area. So flux means flow. Flux means flow मतलब कि बहाव। किस चीज का बहाव? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और फ्लक्स क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। फ्लक्स या फ्लो क्या है? यहाँ पर प्रॉपर्टी है। किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लक्स। वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं? ये हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया हुआ था। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर फील्ड है। किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है फ्लक्स, मतलब कि फ्लो। उस वेक्टर फील्ड के जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उनका जो फ्लो होता है वही फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का फ्लो ही क्या है? फ्लक्स है। डेफिनेशन कहता है कि
सपोज कोई एरिया एलिमेंट है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ऑब्वियसली जब हम किसी एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया एलिमेंट के थ्रू पास करेंगी। सो डेफिनेशन कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, दिस इज द एरिया एलिमेंट हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने इस एरिया एलिमेंट को रख रखा है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट एरिया। इस एरिया से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेंगी, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है थ्रू दिस एरिया एलिमेंट डेल्टा S। इसका एरिया हमने डेल्टा S अज्यूम किया है। सो इस एरिया एलिमेंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जो इस एरिया के थ्रू पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज डेल्टा फाई E विल बी E इंटू डेल्टा S। ये हमने कहा कि ये एक एरिया एलिमेंट है, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इस एरिया एलिमेंट के सरफेस से नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट और इस एरिया एलिमेंट का प्रोडक्ट जो होगा वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट बताएगा, जिसको हम फ्लक्स कह रहे हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं। नाउ इसका एरिया हमने लिया है डेल्टा S और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल पास कर रहा है, इस एरिया एलिमेंट के सरफेस के नॉर्मल है। और हमने अभी पढ़ा एरिया वेक्टर में कोई भी प्लेनर एरिया एलिमेंट है, उसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेनर सरफेस के नॉर्मल, मतलब इधर की तरफ। ये एन कैप हो गया, ये एन कैप क्या बता रहा है, डेल्टा S की डायरेक्शन बता रहा है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरो बता रहा है। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस एरिया एलिमेंट के सरफेस की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं है, मतलब यहां पर थीटा क्या है, 0 डिग्री, इनके बीच का कोई एंगल नहीं है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। नाउ पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और हो और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कुछ और हो, ये भी पॉसिबल है। सपोज इस बार जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से, और हम इसमें डेल्टा S एरिया का एक प्लेनर एरिया रख रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। दैट इज वी कैन से डेल्टा फाई E इज इक्वल्स टू नॉर्मल components of vector E into surface area, that is E cos theta into delta S। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई E is equals to E डेल्टा S cos of theta, that is, इसको हम लिख सकते हैं इसके और इसके डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, E डेल्टा S cos थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर E डॉट वेक्टर S, मतलब कि फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एलिमेंट का। नाउ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लेकर के चल रहे थे और फ्लक्स को डिफाइन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भी केसेस आएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, और हमने इस बार क्लोज सरफेस लिया। सपोज कोई क्लोज सरफेस है, वो किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उस केस में हमें उस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो काउंट करना है। सो वी कैन ड्रॉ दिस क्लोज सरफेस S। इस क्लोज सरफेस के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हमने पहले ही क्या कहा था कि जब हम किसी क्लोज सरफेस को लेंगे तो हम उस क्लोज सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और वो एरिया एलिमेंट्स कैसे होंगे, प्लेनर एरिया एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि प्लेनर एरिया एलिमेंट्स के लिए हमारे पास डायरेक्शन डिफाइंड है, और वो डायरेक्शन क्या होती है, इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल होती है। फॉर क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल होती है। सो हमने क्या किया, इस S को डेल्टा S1, डेल्टा S2,
ऐसे छोटे छोटे स्मॉल प्लेनर एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया n नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में, तो इनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए हर प्लेनर एरिया एलिमेंट के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉसिबली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, यहाँ पर कम हो, तो हर एक एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगा। दैट इज, तो हमने माना कि डेल्टा S1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1 है। ऐसे ही E2 फॉर डेल्टा S2, E3 एंड सो ऑन En। नाउ अब हमें इस पूरे S सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हर एक छोटे छोटे एरिया एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स डिफाइंड होगा वो क्या होगा, E डॉट डेल्टा S। सो E1 डॉट डेल्टा S1 और इनका डॉट प्रोडक्ट है ये, प्लस ऐसे ही दूसरे एरिया एलिमेंट के लिए E2 डॉट डेल्टा S2 एंड सो ऑन, प्लस En डॉट डेल्टा Sn। इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n EI डॉट डेल्टा SI। स्मॉल एरिया एलिमेंट जो हमने ले रखा है वो क्या है, डिस्क्रीट एरिया एलिमेंट्स है, इसलिए हमने यहां पर इनका समेशन किया है टोटल। अगर ये n टेंड करे इन्फिनिटी को, मतलब n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट जो है छोटे छोटे जिसमें ये क्लोज सरफेस S डिवाइडेड है, ये बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है सच दैट वी कैन नॉट काउंट देम, और इस एरिया एलिमेंट का साइज जो है बहुत छोटा लेने लगे हम, मतलब कि ये साइज क्या हो, 0 को टेंड करे। इमेजिन करके देखिए, इस सरफेस S को हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेल्टा S में, मतलब छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और ये एरिया एलिमेंट्स इतने छोटे हैं कि इनका साइज 0 को टेंड कर रहा है, इनका एरिया 0 को टेंड कर रहा है। सो ये वाला जो सम है जिसको हमने सम किया है, इसको हम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल हम कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लेते हैं। यहाँ पर जब हम इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को जिनमें हमने इस सरफेस को डिवाइड कर रखा है, ये इन्फिनिटी को टेंड करेंगे और इनका साइज, मतलब इनकी एरिया 0 को टेंड करेगी, तो उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट ना रह करके कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो उस केस में हम इस समेशन को इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। देन द अबव सम अप्रोचेस अ सरफेस इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज सरफेस। सरफेस इंटीग्रल हमने क्यों लिया, क्योंकि हम एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स को देख रहे हैं, एक सरफेस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। So we can write phi of E is equals to limit n tending to infinity। हमने जब समेशन को इंटीजर में चेंज किया तो डायरेक्ट चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पर कुछ लिमिट लगाई है, और वो लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट टेंड्स टू इंफिनिटी एंड द एरिया ऑफ सच स्मॉल एलिमेंट्स टेंड्स टू 0। इन दैट केस दिस समेशन can be converted into integral, can be seen as integral over closed surface। ये साइन बताता है इंटीजर ओवर क्लोज सरफेस S। इस पूरे सरफेस के लिए हम इस टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस S is equals to the surface integral this of the electric field E taken over the surface S। Now क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E क्या बताता है, it is just a number of field lines या number of line of forces। So ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही हैं, उस सरफेस के नॉर्मली पास हो रही हैं। सो फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ फाई विल बी यूनिट ऑफ ई एंड यूनिट ऑफ एस का प्रोडक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, और फ्लक्स सरफेस की यूनिट, सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। सो फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। गॉस थ्योरम कहता है दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू
closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by a closed surface. Basically हम गॉस थ्योरम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमने डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से या पॉइंट चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस फाइंड आउट किया एट सम डिस्टेंसेस यूजिंग कूलम्स लॉ. बट कूलम्स लॉ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं था, वैलिड नहीं था. सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना हो, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए गॉस थ्योरम पढ़ते हैं. सो गॉस थ्योरम क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द सरफेस. ये डेफिनेशन ही बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो है वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या है, उस सरफेस में जो नेट चार्ज इंक्लोज्ड है उसके. सो नेट चार्ज इंक्लोज होने का क्या मतलब? सपोज कोई सरफेस है, इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 3q प्लस 5q चार्ज है, तो इस क्लोज सरफेस का नेट चार्ज क्या होगा? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 3q प्लस 5q विच विल बी इक्वल टू 8q. सो इस क्लोज सिस्टम का नेट चार्ज क्या है? 8q. तो इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 8q. सो ये तो हो गया फ्लक्स. सो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज phi e दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू, ये हमें पता है, अभी हमने देखा फ्लक्स क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ds. तो ये phi e किसके इक्वल होगा? एज पर गॉस लॉ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस. सो इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए हम इसको इजीएस्ट वे से प्रूव करने की कोशिश करेंगे गॉस थ्योरम को, बाय टेकिंग एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. सपोज कि कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, दिस इज आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और इसको हमने एक स्फीयर के सेंटर पर रखा है. दिस इज अ स्फीयर और ये S क्या है? उसका सरफेस है. इसके सेंटर पर हमने इस चार्ज Q को रखा हुआ है. नाउ दिस इज अ क्लोज सरफेस. इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे. हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है. ये क्या है? स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस. इस चार्ज को हमने इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है. अब हम किसी पॉइंट S पर, अब हम इस इंक्लोज सरफेस पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? ये एक पॉइंट चार्ज है. इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, ये सपोज स्फीयर का रेडियस r है, तो उस केस में q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था तो वो क्या लिखते थे हम? E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर. नाउ दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड. ये हमें पता है कि कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस S. और अगर इसी सरफेस पर हम कोई एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर इस सरफेस पर हम कंसिडर करते हैं, तो ये सरफेस क्या है? स्फीयर का आउटर सरफेस है. इनसाइड द स्फीयर नहीं है. स्फीयर का जो आउटर सरफेस है S, उस पर हम बात कर रहे हैं और इस स्फीयर के सेंटर पर इस चार्ज को हमने रखा हुआ है. सो उस स्फीयर के सरफेस S पर अगर हम कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो हमने देखा था कि फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड कर्व सरफेस, हम उस पर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, प्लेनर एरिया एलिमेंट्स को, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल टू दिस सरफेस. तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर क्या है? रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है. और अगर हम एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस पॉइंट पर जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसके सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर, तो उस पॉइंट पर इसके एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड. ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ds एरिया एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है. सो इस केस में जो एरिया एलिमेंट है ds वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है. थीटा इज 0 डिग्री.
सो इस एरिया एलिमेंट के लिए हम अगर फ्लक्स देखें कि इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना फाइंड आउट कितना पास हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज, तो वो क्या लिख सकते हैं हम, डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, और यहां पर जब हम डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे ईडीएस कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो ई डी एस। हमें डी फाई मिल गया, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स मिल गया और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें इस सरफेस के थ्रू, स्फीयर के सरफेस के थ्रू, तो हम क्या डी फाई को उस पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ओवर द क्लोज सरफेस एस गिव्स फाई ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, और डी फाई को हमने लिखा था ई डी एस, यानी ई डी एस का सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। और यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज जो है वो इस स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, तो इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पर इस चार्ज की इसके सरफेस के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है, क्योंकि वही क्या है, रेडियस है स्फीयर का। सो ये सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमने वैसे भी देखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। सो ये कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, स्मूथ स्फीयर के हर एक पॉइंट पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले आएंगे और अंदर क्या बचेगा, डी ऑफ एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस ओवर द सरफेस एस, दैट इज वी कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और ये क्या बताता है, हमने देखा कि एक छोटा एलिमेंट डीएस लिया यहां पर, और ये इंटीग्रेशन है इसी डीएस का इस पूरे सरफेस के लिए। जब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम सारे को एक साथ जोड़ करके लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ देना, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस बन जाएगा। और पूरे सरफेस का एरिया क्या होगा, इस छोटे छोटे एरियाज को अगर हम ऐड करेंगे पूरे सरफेस के लिए, तो इस पूरे सरफेस का एरिया हमें मिलेगा, और वो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस और ऑफ दिस स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली थी हमने इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे और हमें मिलेगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस। तो यही तो गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई चार्ज है किसी सरफेस में इंक्लोज्ड है, तो उस पूरे सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, जो कि गॉस थ्योरम है। सो हमने इस गॉस थ्योरम को प्रूफ किया बाय टेकिंग अ स्फीयर, और उस स्फीयर में हमने चार्ज को उसके सेंटर पर रखा और देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू कितना निकल रहा है, तो वो निकल करके आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम, जो कि गॉस थ्योरम कहता है। सो हियर वी प्रूव द गॉस थ्योरम। नाउ हमने उस स्फीयर को जिसके सेंटर पर हमने क्यू चार्ज को रखा था, उस स्फीयर के सरफेस को हमने कहा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, a hypothetical closed surface enclosing a charge is called the Gaussian surface of that charge. So जब भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, तो सपोज अगर कोई पॉइंट चार्ज ऐसे रखा गया है, हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू सम सरफेस, किसी सरफेस के थ्रू फाइंड आउट करना है। पहले इस चार्ज को हम इंक्लोज करेंगे एक क्लोज सरफेस में, क्योंकि गॉस थ्योरम जो फ्लक्स बताता है वो कहता है कि चार्ज इंक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, मतलब जो भी चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं वो इंक्लोज होना चाहिए इन सम सरफेस। सो सपोज ये चार्ज यहाँ पर रखा था, इस पॉइंट चार्ज को इंक्लोज करने के लिए सबसे कॉम्पेटेबल सरफेस क्या होगा, स्फीयर होगा। इस स्फीयर से ही हम इसको इंक्लोज कर सकते हैं और इस स्फीयर के सेंटर पर इस चार्ज को हम रख सकते हैं। हमारे लिए इजी होगा गॉस थ्योरम की मदद से इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी सरफेस के थ्रू
इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, फाइंड आउट करना। सो बाय अ क्लेवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस वी कैन इजिली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। वरना अगर हम उसको कूलम्स लॉ के हेल्प से या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके निकालना चाहें तो टिपिकल होगा वो। सो गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें कूलम्स लॉ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज चूज किया एज वी डिड अर्लियर, उसको हमने एक स्फीयर के या एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर इस चार्ज को हमने रख दिया। ये सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है, क्योंकि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए। वो क्लोज सरफेस हमने क्या चूज किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। नाउ वी कैन से दैट बाय सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स हमने कहा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी स्फीयर के सेंटर पर रखा है, किसी स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर रखा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। बिकॉज पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। सो यहाँ हर एक पॉइंट पर स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, और इस पॉइंट पर जो हम स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी। सो वेक्टर E एंड ds both are directed in the same direction, that is radially outward at every point on this sphere or spherical surface. So अगर हमने कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसिडर किया है, सपोज दिस इज ds, तो इस ds के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर E की भी सेम डायरेक्शन है और ds की भी सेम डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज d phi E इज इक्वल टू E डॉट ds। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर। सो E डॉट ds, इसको हम लिख सकते हैं E ds cos ऑफ 0 डिग्री, सो इट विल बी E ds। अब हमें नेट फ्लक्स काउंट करना है थ्रू दिस क्लोज सरफेस। सो नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई E इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S ऑफ E डॉट ds, इट गिव्स E ds, इसका क्लोज इंटीग्रल विच गिव्स E, क्योंकि हमने देखा कि बाय सिमेट्री E उस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होगा, तो E कांस्टेंट होगा, इसको हमने बाहर ले लिया। So we have to take close integral of the area element ds over the surface S, which actually gives the surface area, total surface area of that spherical surface. So it will be phi E is equals to E into total surface area of S, that is E into 4 pi r square. सो हमने फाई निकाला जो कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया। अगर नेक्स्ट अगर हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फाई E मतलब क्लोज स्फेरिकल सरफेस S जिसके सेंटर पर चार्ज Q रखा गया है, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज बाई दिस सरफेस S, विच इज Q। सो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 दोनों सेम टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, फाई E को, दैट इज फ्लक्स को, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। सो E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से E की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये E क्या है, उस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो निकल करके आ गई, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई
आर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। और अगर हम कूलम्स लॉ से देखें तो कूलम्स लॉ भी यही कहता है कि उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज क्यू की वजह से उसकी वैल्यू इतनी होगी। सो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। यहां से अगर हम फोर्स देखें, द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q0 if placed on the surface S will be, मतलब कि हमें उस स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर पर चार्ज Q रखा गया, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स फाइंड आउट करना है, वहां पर अगर सपोज कोई Q0 चार्ज रखा गया, इस पॉइंट चार्ज पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस चार्ज, तो वो क्या होगा, F विल बी Q0 E, वो भी हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ बताता है किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स। हमने गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ डिड्यूस किया। सो हियर इज कूलम्स लॉ।